रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर तिरियो एक्का, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सिमडेगा महाविद्यालय, सिमडेगा। मेरे आज के व्याख्यान का जो विषय है रॉलेट सत्याग्रह है। यह 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। यह उनके पेपर 13 का ही एक भाग है। इसमें हम रॉलेट सत्याग्रह की पृष्ठभूमि, कार्यक्रम, उसके प्रसार, उस दौरान घटी प्रमुख घटना, मुख्य रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के लिए मैंने जिन पुस्तकों का सहारा लिया है वे हैं आधुनिक भारत का इतिहास एम.एस. जैन, आधुनिक भारत का इतिहास रामलखन शुक्ल, आधुनिक भारत एल.पी. शर्मा, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा और सुमित सरकार की पुस्तक आधुनिक भारत। तो हम लोग शुरू करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। हम देखते हैं कि वर्ष 1919 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण समय रहा है। यह वह समय था जब भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। हम देखते हैं विशेष रूप से इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। इस समय भारत में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ भारतीयों ने अपने असंतोष को जाहिर करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रवाद का विकास दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। विश्व युद्ध के दौरान भारत में आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसमें काफ़ी तीव्रता आ चुकी थी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों से सहयोग लेने के लिए, उनसे मदद लेने के लिए यह घोषणा की कि साम्राज्यवाद के विनाश के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। इस समय भारत के कई नेताओं ने भी ऐसा माना और युद्ध में अंग्रेज़ों को मदद की, क्योंकि वे सोचते थे, उन्हें ऐसी आशा थी कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज भारत में साम्राज्यवाद का अंत कर देंगे और भारत को स्वायत्त शासन प्राप्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और अंग्रेज़ों ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भारतीयों को कुछ तसल्ली देने की कोशिश भी की, लेकिन भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हो पाए। अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में भारतीय सुरक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी लाया था। यह एक आपराधिक कानून था जो क्रांतिकारियों के कार्यों को रोकने के इरादे से लागू किया गया था। इसके द्वारा पंजाब में गदर आंदोलन और बंगाल में अनुशीलन समिति को कुचलने का कार्य भी किया गया। 31 मार्च 1919 को इस अधिनियम की अवधि समाप्त हो रही थी। सरकार अब किसी कानून वो पास करना चाह रहा था जिससे भारत में चल रहे इन क्रांतिकारी आंदोलनों को रोका जा सके। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष फैला ही हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना तेजी से देश में फैल रही थी और ऐसे समय में क्रांतिकारी गतिविधियों का काफ़ी बढ़ जाना अंग्रेज़ों के लिए खतरा था। अतः उन्होंने इसे रोकना आवश्यक समझा। ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस समय सर सिडनी रॉलेट को इस बात के लिए नियुक्त किया कि वह भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र और उसके निपटारे के लिए उपयुक्त कानून की तलाश करें। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इसके रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में एक अधिनियम पारित किया। इस कानून को ही रॉलेट कानून कहा गया। रॉलेट कानून के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए या दंड दिए बिना मात्र राजद्रोह के संदेह के आधार पर उसे बंदी बना सकती है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना भी की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। इस न्यायालय के विरोध में कहीं अपील भी नहीं की जा सकती थी। न्यायालय के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात बंदी को जो अधिकार मिलता है कि वह उसे ऊपरी अदालत पेश होने का जो अधिकार देता है जिससे उसे रिहाई भी प्राप्त हो सकती है, ये सब पर रोक लगा दी गई।
यानी हम देख रहे हैं कि उन्हें असाधारण शक्तियाँ दे दी गईं। भारतीयों के लिए यह कानून काफ़ी विरोध प्रकट करने वाला था, अतः उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप इसके विरोध में इसे काला कानून कहकर संबोधित किया। इसी रॉलेट कानून के विरोध में भारतीयों ने रॉलेट सत्याग्रह किया था। तो इस तरह हम रॉलेट सत्याग्रह के मुख्य कारण रॉलेट कानून को समझ गए कि कैसे अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट कानून पारित किया था और इसी के विरोध में भारत में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। अब हम रॉलेट सत्याग्रह के विषय में चर्चा करेंगे, जो आज के व्याख्यान का मुख्य विषय है। पर इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इस समय क्या क्या बातें हुई, 1919 से पहले क्या क्या बातें हुई, भारत में लोग क्यों सत्याग्रह के लिए तैयार हो चुके थे, इस बात पर भी हम गौर करेंगे। तो हम देखते हैं कि यह समय ऐसा था 1919 का समय कि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और पूरे देश में देखा जाए तो असंतोष का माहौल था। ये असंतोष क्यों था? क्या इस समय क्या ऐसी बातें हो रही थी जिसको देखने पर पता चलता है कि भारतीयों ने जो अंग्रेजों को सहायता दी थी, मदद दी थी, सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में, और उसके बदले उन्हें जो आशा थी वह पूरी नहीं हुई थी। साथ ही साथ यह ऐसा समय था जब भारत में 1918-1919 में अकाल और महामारी का प्रकोप भी हुआ। इससे भारत का हर वर्ग, जैसे किसान, मजदूर, दस्तकार, शिक्षित, युवा, बुजुर्गा वर्ग सभी प्रभावित हुए। इन्हीं सब कारणों के साथ एक व्यापक असंतोष का माहौल अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार हो चुका था। विश्व युद्ध काल में जो युद्ध खर्च हुआ, अंग्रेजों ने जो युद्ध में खर्च किया, उसका भार भी भारतीयों को वहन करना पड़ा। भारी युद्ध व्यय जो खर्च था, उसका असर तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। इस समय जीवन यापन की वस्तुएं नहीं मिल पा रही थी, लोग परेशान थे। दैनिक जरूरत की वस्तुओं का बिल्कुल अभाव हो चुका था। खाद्यान्न की कीमतें आसमान छू रही थी। 93% तक यह महंगाई बढ़ चुकी थी। ऐसी कठिन परिस्थिति से लोग जूझ रहे थे। पंजाब का क्षेत्र, जहाँ से सैनिक बहुत ज़्यादा भर्ती किए गए थे युद्ध काल में, लगभग 12 लाख सैनिकों की भर्ती हुई थी और उसमें 3,55,000 सैनिक पंजाब के ही थे। इससे मानव शक्ति का अपहरण हो गया था। अब पंजाब, जहाँ कई कृषि उत्पादन होते थे, वहाँ मानव शक्ति की कमी हो गई, श्रम शक्ति की कमी हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध काल में हस्तकरघा उद्योग, भारत में कुटीर उद्योग जो बहुत अच्छा विकसित रूप में था, उसका भी पतन होने लगा। उत्तर पश्चिम के बुनकरों में इससे काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बुनकर रहते थे। इस प्रकार विश्व युद्ध के पूर्व और विश्व युद्ध काल में ऐसे वातावरण तैयार हो गए थे जिसमें रॉलेट सत्याग्रह सफलतापूर्वक हो सकता था, संभावना इसकी थी, माहौल बन चुका था। ऐसी परिस्थिति में भारत में रॉलेट कानून, काला कानून आया, जिसके विरुद्ध में रॉलेट सत्याग्रह किया गया। अब हम आगे देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी या इसे शुरू करने से पहले क्या क्या बातें तय की गई। तो हम जानते हैं कि गांधी जी, जो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास करते थे, उनका विश्वास भी अब टूट चुका था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद के कामों को देखकर उन्हें काफ़ी निराशा हुई थी। गांधी जी अब तक अफ्रीका में सत्याग्रह करके वापस लौट गए थे और खेड़ा सत्याग्रह भी उन्होंने कर लिया था। उन्होंने होम रूल लीग के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनसे मुलाकात की और रॉलेट कानून के विरुद्ध संघर्ष करने पर विचार किया। 24 फरवरी को गांधी जी की अध्यक्षता में साबरमती आश्रम में एक बैठक हुई, जिसमें इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए एक सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। यहाँ एक प्रतिज्ञा पत्र भी तैयार किया गया, जिसमें रॉलेट कानून न्याय और स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया। इस कानून के विरोध में, देशव्यापी विरोध के लिए अब भारतीय तैयार हो चुके थे। पूरे देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार
यह जान जाए कि भारतीय अब संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं उनका विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च को 24 घंटे का उपवास रखने का भी निर्णय लिया गया और शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन के द्वारा इस कानून का विरोध करने का निर्णय लिया गया। बाद में यह 30 मार्च की तिथि थी उसे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई। रॉलेट सत्याग्रह में कई राजनीतिक मंचों का भी सहारा लिया गया। इससे पहले ही होम रूल आंदोलन भारत में हो चुका था और पूरे देश में होम रूल लीग की शाखाएं लगभग फैल चुकी थी, जिनका प्रयोग इस सत्याग्रह के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, जिसके मंच का मुसलमानों के समर्थन के लिए प्रयोग किया गया। सत्याग्रह सभा का प्रयोग किया गया। सत्याग्रह सभा की शाखाएं दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कराची, मद्रास, पटना, गुजरात और सिंध में स्थापित की गई। यह दर्शाता है कि पूरे भारत में इस आंदोलन को जोर शोर से शुरू करने की तैयारी हो चुकी थी। हर हिस्से में इसकी शाखाएं खोली गई थीं। इस सत्याग्रह सभा का क्या कार्य था? इसने क्या भूमिका निभाई रॉलेट सत्याग्रह में? तो हम देखते हैं कि इस सभा ने इसके प्रचार करने में, अहिंसक सत्याग्रह का प्रशिक्षण देने में, सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही प्रचार साहित्य का प्रकाशन और वितरण की भी जिम्मेवारी ली। कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी सहयोग दिया, जिसमें यंग इंडिया, गुजराती भाषा में नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट, उर्दू अखबार आदि प्रमुख थे। अब सभी तरह से रॉलेट सत्याग्रह की तैयारियां हो चुकी थीं। गांधी जी शांतिपूर्ण ढंग से रॉलेट सत्याग्रह करना चाहते थे। उन्होंने इसके प्रचार के लिए पूरे भारत का दौरा किया। 6 अप्रैल को पूरे भारत में, पूरे देश में हड़तालें हुई। लोगों ने समुद्र और नदियों में स्नान कर 24 घंटे का उपवास रखा और सभा तथा शांतिपूर्ण जुलूसों के द्वारा इस काले कानून का विरोध किया। रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा था। जगह जगह हड़तालें, जनसभाएं आयोजित की गईं। अमृतसर में 30 अप्रैल और 6 मार्च दोनों दिन हड़तालें हुईं। 9 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये वहाँ के प्रिय नेता थे। इस समय पंजाब में माइकल ओ डायर जनरल के पद पर थे। उसने रॉलेट सत्याग्रह के दमन के उद्देश्य से, इसे दबाने के उद्देश्य से इन दोनों प्रिय नेताओं को, सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। इस घटना ने वहाँ की जनता को बेचैन कर दिया और उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर 10 अप्रैल को उन्होंने जाना शुरू किया। इसी दौरान इस शांतिपूर्ण जा रही भीड़ पर गोली चला दी गई। जनता अब भड़क चुकी थी। उन्होंने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। कई जगह आग लगा दिए गए। इस परिस्थिति को देखते हुए 11 अप्रैल को वहां सैनिक शासन लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी और निर्वासन के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में एक आम सभा करने वाले थे। शहर में इस समय 144 धारा लगा दी गई थी, जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं दी गई। यह वह दिन था जब बैसाखी का पर्व था। बैसाखी का मेला लगा हुआ था। लोगों की भीड़ थी। जालियांवाला बाग की सभा में बच्चे, बूढ़े, माताएं, पुरुष सभी उपस्थित थे। इस सभा की जानकारी मिलते ही जनरल ओ डायर सभा स्थल पर पहुंचे और उसने इस सभा को गैर कानूनी घोषित करते हुए जालियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया। जालियांवाला बाग काफ़ी बड़ा था, पर इससे निकलने का एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने मुख्य द्वार में फौज तैनात कर दिए और अपने फौजियों को बिना चेतावनी दिए इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। इन लोगों ने तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि वहां के लोग
मर नहीं गए या ख़त्म नहीं हो गए। हजारों लोग मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे शहर में आतंक फैलाया गया, लोगों को मारा पीटा गया, संपत्तियां नष्ट कर दी गईं, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार लोगों को काफ़ी यातनाएं भी दी गईं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरे देश के लोग आहत थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इतनी क्रूरतापूर्ण कार्य को करने के बावजूद डायर को कोई सजा नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ने उसे सम्मानित भी कर दिया। इन सभी घटनाओं ने असंतोष को और भी बढ़ा दिया। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के साथ साथ दिल्ली, बम्बई, गुजरात, सिंध, बिहार, मद्रास सभी जगह हड़तालें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। गांधी जी ने देश में हिंसा को बढ़ते हुए देखकर इसके स्थगन का सोचा और 18 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया गया, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे और इस सत्याग्रह में काफ़ी हिंसा बढ़ चुकी थी। उनके इस स्थगन को कई उग्रवादी कार्यकर्ताओं ने पसंद नहीं किया, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह अब पुनः प्रारंभ नहीं हो पाया। इस प्रकार रॉलेट सत्याग्रह समाप्त हो गया। इस सत्याग्रह के द्वारा रॉलेट कानून वापस तो नहीं लिया गया, पर सरकार ने भारतीयों के विरोध को देखते हुए इसे प्रयोग में भी नहीं लाया। यह आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। इस आंदोलन में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया। देखा जाए तो इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय अब अंग्रेजों से सीधे संघर्ष के लिए तैयार हो गए हैं। यह वही आंदोलन था जब गांधी जी जैसे महान नेता का नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन को मिला।